हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम मार्च के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज यूजुअल एंड ऑल्सो रिकमेंड दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि हम भी ग्रो कर पाएँ और यूट्यूब हमको प्रमोट कर पाए और आप भी हमारे साथ ग्रो कर पाएँ और बाकी एस्पिरेंट्स को भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट मिले. एंड आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कि भाई हमने इकोनॉमिक्स चैलेंज लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम 7 दिन में आपको 7 डेज़ में, ओनली इन 7 डेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको इकोनॉमिक्स मास्टर करा रहे हैं. लास्ट ईयर 80% क्वेश्चंस इसी में से आए थे, सो इट इज़ दैट मच इंपॉर्टेंट. सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको इस सीरीज़ में मिल जाएगी. दैट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर वेबसाइट. वेबसाइट का नाम क्या है? वेबसाइट का नाम है www.thelaymanway.com. वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए, thelaymanway.com, और इस पे जाके आप अपने आप को चैलेंज में ज्वाइन कर सकते हैं, है ना. इसके साथ साथ हमने सी सैट का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है एट जस्ट 499 रुपीज़, जहाँ पे हम PYQs के थ्रू सी सैट को पढ़ाई कर रहे हैं, है ना. तो इफ़ यू वांट कि आपको सी सैट में प्रॉब्लम हो रही है, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी से करने हैं विद बैकग्राउंड थ्योरी, तो यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स. इसके साथ साथ हमारा फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं. चलिए आज का लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं, और ये प्रॉब्ली लास्ट लेक्चर है. दिस इज़ द लास्ट लेक्चर फॉर द मार्च मंथ. तो मार्च के करंट अफेयर्स हम आज के लेक्चर के साथ ही ख़त्म कर देंगे, एंड इसके बाद फिर हम अगले महीने अप्रैल के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे, है ना. तो सबसे पहला आर्टिकल है CBI के बारे में. तो CBI क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना. ये अपनी पावर्स कहाँ से डिराइव करती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ये अपनी पावर को डिराइव करती है. क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? बताओ तो, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? आंसर करके बताना. और अगर इसका आंसर जो भी है उसके बाद ये भी बताना. अगर इसका आंसर नो है, स्टैट्यूटरी नहीं है, तो दूसरा आंसर ये बताना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या ये, है ना. ऐसे बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश किया करो. क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? अगर नहीं तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? और नहीं तो दोनों ही नहीं है तो क्या है फिर ये, है ना. तो ये आपको बताना है. अब ये कौन कौन से केसेस जो हैं, अब जो न्यूज़ में था हमसे वही डिस्कस करेंगे. इसका जो स्टैटिक टॉपिक है वो आप एक बार जाके लक्ष्मीकांत से आप रिवाइज़ करना. तो CBI जो है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है CBI के बारे में कि CBI खुद से कोई केस नहीं लेती, है ना. सुओ मोटो कोई केस नहीं लेती. जब कंप्लेंट जाती है या फिर कोर्ट ऑर्डर करता है उसको केस लेने के लिए, तभी वो CBI केस ले सकती है. नहीं तो मतलब खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ये ध्यान रखना. NIA जैसे खुद से कर सकता है, CBI जो है वो खुद से नहीं करती है, ठीक है. ये ध्यान रखना. स्टेट जब बोलता है कि भाई हमको इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन चाहिए CBI की, तभी जो है मैटर CBI के पास जाता है. तो ये करप्शन के केसेस जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट होते हैं, कोई जो भी सेंटर पे हैं या PSU स्टाफ है, उनके अगेंस्ट जो करप्शन केसेस होते हैं, उनको ये इन्वेस्टिगेट करती है. कि कौन करती है? CBI करती है ना. जस्ट मिनट. इन ऑर्डर टू टेक अप द करप्शन केसेस, जो भी करप्शन केसेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट होते हैं, उसके लिए इसको प्रायर कंसेंट चाहिए होता है स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर स्पेसिफिक कंसेंट चाहिए होता है केस टू केस बेसिस पे कि किसका कंसेंट लेना है. तो कंसेंट अगर कोई किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ ये केस वो करती है, केस इंक्वायर करती है, तो उसको पहले परमिशन लेना पड़ता है. इसीलिए उसको फेमसली क्या बोला जाता है? केज्ड पैरेट. अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो पता होगा, CBI को पॉपुलरली रेफ़र किया जाता है केज्ड पैरेट, है ना. गवर्नमेंट के इशारों पे नाचती है ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो बेसिकली इसको कंसेंट लेना पड़ता है. ये कंसेंट नहीं लेना, मतलब एक्चुअली इनको इतना फ्रीडम दिया जाना चाहिए कि ये खुद ही केस ले लें गवर्नमेंट केसेस के अगेंस्ट भी. गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं जो करप्शन कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी ये खुद ही से केसेस ले दें. ये पावर CBI को देनी चाहिए, तभी CBI का जो स्टैंड है वो बढ़ेगा, है ना. स्टेट को अभी एट प्रेजेंट क्या होता है कि स्टेट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, है ना, कि भाई इस केस में हमको पर्टिकुलर CBI का इंक्वायरी चाहिए. तो सेंटर फिर अग्री करता है. उसके बाद कोर्ट जो है वो उनको बोलते हैं CBI को, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो बोलते हैं कि भाई आप ये वाला केस में इंक्वायरी करिए, है ना. देखा होगा कि कुछ केसेस भी देखे होंगे जिसमें बोलते हैं भाई CBI को ये केस जाएगा, है ना, इस टाइप से. तो जाएगा क्या मतलब है? खुद नहीं लेता CBI, इसको दिया जाता है केस, ठीक है. अच्छा, क्या CBI मना कर सकता है केस लेने से? बिल्कुल मना कर सकता है. अगर CBI को लगे ये तो टाइम वेस्ट है, फिजूल पंक्ति है ये, मतलब फिजूल में टाइम वेस्ट होगा, कुछ हमारी ज़रूरत नहीं है, तो उसमें CBI डिक्लाइन भी कर सकता है. तो CBI कैन डिक्लाइन टू टेक अप द केस फॉर इन्वेस्टिगेशन, है ना. इफ इट थिंक्स दैट इट इज़ नॉट वर्थवाइल टू स्पेंड द टाइम एंड एनर्जी ऑन द केस, इट में डिक्लाइन टू टेक इट अप, ठीक है. तो CBI मना भी कर सकता है खुद से. उसके बाद आगे बढ़ते हैं और तेजस स्किलिंग नेटवर्क के बारे में बात करते हैं. क्या है ये तेजस स्किलिंग नेटवर्क? ये बेसिकली एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, जिसमें हम जो बाहर के इंडियंस हैं उनको हम ट्रेन करेंगे. तो जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं उनको हम इसमें ट्रेन करेंगे.
किस लिए ट्रेन करेंगे? फॉर एमिरेट जॉब्स एंड स्किल्स। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एमिरेट जॉब्स और स्किल्स के लिए इनको हम ट्रेन करेंगे, ठीक है। इसमें हम करने में क्या वाले हैं? इट इज़ एम्ड एट स्किल एडवांसमेंट करेंगे, उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे इंडियंस की। इट ऑल्सो एम्स टू क्रिएटिंग पाथवेज टू इनेबल द इंडियन वर्कफोर्स टू गेट इक्विप्ड फॉर स्किल एंड मार्केट रिक्वायरमेंट्स इन द यूएई। तो दुबई यूएई इन सब में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए इंडियंस की, उनको हम स्किल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। जो प्रोजेक्ट है वो टारगेट करा कि 10,000 स्ट्रॉन्ग इंडियन वर्कफोर्स को हम यूएई में बेसिकली स्किल प्रोवाइड करेंगे और उनकी एम्प्लॉयमेंट लगाएंगे, है ना, इनिशियल फेज़ में। उसके बाद आगे बात करते हैं MRSAM मिसाइल्स के बारे में। तो MRSAM इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना। इसका फुल स्मॉल फॉर्म क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये बेसिकली एक सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, जिसको इंडियन आर्मी ने बनाया है। किसने? DRDO ने बनाया है, बेसिकली इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। तो ये ध्यान रखना कि इसको बनाया किसने है? DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, इन दोनों ने मिलकर इसको MRSAM मिसाइल्स को बनाया है। ये मिसाइल बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एरियल थ्रेट्स, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो गए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो गए, ड्रोन्स वगैरह, है ना, गाइडेड एंड अनगाइडेड म्यूनिशंस हो गए और क्रूज मिसाइल्स हो गए। इनके अगेंस्ट बेसिकली ये जो MRSAM मिसाइल्स है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द MRSAM वेपन सिस्टम कंप्राइजेस मल्टी फंक्शन रेडार, इसमें मल्टी फंक्शन रेडार है, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है और अदर व्हीकल्स हैं। इसको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इसके वेरिएंट्स आते हैं, जिसमें ये पर्टिकुलर आर्मी यूज़ कर सकती है, जिसको नेवी यूज़ कर सकती है और जिसको एयरफोर्स यूज़ कर सकती है। द मिसाइल्स मैनेजमेंट सिस्टम यूजेज द रेडार टू ट्रैक एंड करेक्टली आइडेंटिफाई द टारगेट। मैक्सिमम स्पीड कितनी है? मैक नंबर 2। मैक नंबर क्या होता है? बहुत बार बता चुका हूँ। व्हाट इज मैक नंबर? मैक नंबर इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जितनी है और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, इन दोनों का रेशियो होता है मैक नंबर। तो जैसे मैक नंबर 2 है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो मिसाइल है इसकी स्पीड जो है वो ट्वाइस है स्पीड ऑफ साउंड के, है ना। इट इज़ ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, है ना। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फ्रंटियर्स 2022 के बारे में बात करते हैं। तो एनुअल फ्रंटियर 2022 रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस बार की रिपोर्ट क्या है? फ्रंटियर्स 2022 नॉइज़, ब्लिजर्ड्स एंड मिसमैचेस। ये इस बार की बेसिकली रिपोर्ट है। जो रिपोर्ट है ये मेजर करती है नॉइज़ लेवल्स 61 सिटीज़ में, ये ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू WHO रिकमेंडेशंस, जो परमिसेबल लिमिट है नॉइज़ लेवल की वो 55 dB है। dB इज डेसिबल्स, ये साउंड की यूनिट होती है। 55 डेसिबल्स है आउटडोर रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए और 70 डेसिबल्स है कॉमर्शियल एरियाज़ के लिए जहाँ पे ट्रैफिक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है। ये आपको याद रखनी है कि WHO का परमिसेबल लिमिट क्या है। 70 डेसिबल्स है कॉमर्शियल एरियाज़ के लिए और 55 डेसिबल्स है किसके लिए? रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए, जो आउटसाइड द आउटडोर रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए है, सॉरी, है ना। ढाका जो है इस रिपोर्ट के मतलब इस रिपोर्ट के हिसाब से ढाका जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है? नॉइज़ियस्ट सिटी है वर्ल्ड में, है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जोजिला पास के बारे में बात करते हैं। तो जोजिला कहाँ है? जोजिला बेसिकली कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में है। ये एक पास है, इसको माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड्स भी बोलते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ये देखो, ये है ना। तो दिस इज़ जोजिला पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बारालाचला है ना। तो ये दोनों याद रखना, बारालाचला नीचे है और जोजिला ऊपर है, ठीक है। जो हमारे मैथ्स के लेक्चर हैं उसमें पूरा बताया हुआ है, प्लीज़ जाके देखो उसको। तो अभी 2018 में क्या जोजिला टनल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जिसने ये बेसिकली लॉन्गेस्ट टनल था, है ना, जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा किसके बीच में? श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच में, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और मापिला रेबिलियन के बारे में बात करते हैं। तो ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मापिला रेबिलियन, है ना। तो इसको मोपला रेबिलियन भी बोलते हैं। कौन थे ये मोपलाज? ये बेसिकली मुस्लिम्स टेनेंट्स थे, है ना। तो ये राइट्स हुए थे, मुस्लिम्स ने पहले ब्रिटिश के अगेंस्ट किया था। मुस्लिम्स ने सबसे पहले किसके अगेंस्ट किया था? ब्रिटिश के अगेंस्ट किया था। बट बाद में ये फ्यूडलिज्म के चक्कर में आगे बढ़ गया और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट हो गया ये। तो बेसिकली जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे वो मुस्लिम्स को अपनी ज़मीन वगैरह दिया करते थे रेंटेड में, है ना, रेंट पे, और इनसे वसूली किया करते थे रेंट की, है ना। तो इन्होंने क्या, पहले तो ब्रिटिश के खिलाफ रायोट्स किए, उसके बाद ये फाइनली हिंदूज़ के अगेंस्ट हो गए, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट हो गए। तो द मापिला इसमें देख लेते हैं क्या है। इट वॉज अ सीरीज ऑफ रायट्स बाय मोपिलास मुस्लिम्स ऑफ मालाबार। तो मोपिलास कौन थे? देवर मुस्लिम्स ऑफ मालाबार इन द 19th and 20th centuries।
अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द हिंदू लैंडलॉर्ड्स इन मालाबार, ठीक है, मालाबार इज नॉर्दर्न केरला, ध्यान रखना। द रेजिस्टेंस विच स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश colonial रूल एंड द फ्यूडल सिस्टम लेटर एंडेड इन कम्युनल वायलेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ये बाद में कम्युनल वायलेंस का इसने टोन ले लिया था। पहले तो ये फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट ही था। इनका मकसद क्या था, मतलब क्यों लड़ाई कर रहे थे ये लोग, इनका ग्रीवेंस था कि भाई आप में टेन्योर जो इनका इनसे वसूली की जाती थी, जो रेंट था वो बहुत हाई था, है ना, टेन्योर पे सिक्योरिटी नहीं थी, कभी भी इनको निकाल दिया जा सकता था, रिन्यूएबल फीस बहुत ज़्यादा लेते थे, है ना, अनफेयर इनसे पैसा लिया जाता था, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इनसे अनफेयर पैसे लेते थे। तो ये सब इनके प्रॉब्लम्स थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नर ने अग्रेशन के साथ रिस्पॉन्ड किया और इनको गोरखा रेजिमेंट्स की मदद से इनको सप्रेस कर दिया गया और वहाँ पे मालाबार में बेसिकली मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया, ठीक है। तो ये था अबाउट मापला रेबिलियन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सिटी ऑफ लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। तो कोजी कोड को बेसिकली सिटी ऑफ लिटरेचर एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर ब्रांड करने की बात करी है ना। तो कोजी कोड कहाँ पर है, केरला में है। कोजी कोड वाज प्रपोज बाय द केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू बी ब्रांडेड एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को, ठीक है। तो केरला का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बोला कि कोजी कोड को हम सिटी ऑफ लिटरेचर ब्रांड करेंगे। यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर प्रोग्राम इज़ अ पार्ट ऑफ अ वाइडर क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क बहुत बार न्यूज़ में रहता है, इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं अभी आगे चल के, है ना, और कौन कौन से इंडिया में ऐसे सिटीज़ हैं जो इस नेटवर्क का पार्ट हैं, किसका, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का। इस नेटवर्क को लॉन्च किया गया था 2004 में, है ना, और 7 क्रिएटिव फील्ड्स हैं जिसमें कंट्री सिटीज़ को लाया जाता है। ये कौन कौन सी हैं, ये फील्ड्स कौन कौन सी हैं, एक है क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, एक है डिज़ाइन, एक है फिल्म, एक है गैस्ट्रोनॉमी, एक है मीडिया आर्ट्स, म्यूज़िक, है ना। तो ये सारी इसमें बेसिकली जैसे मैंने ये सारी बेसिकली इसमें कैटेगरीज हैं। अ सिटी डेजिग्नेटेड एज क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर मस्ट हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस टेकिंग केयर ऑफ इट्स लिटरेरी लाइफ, है ना। तो उसका प्रोटेक्शन ज़रूरी है ना। सफिशिएंट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो उस पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क है उसको केयर कर रहे हैं, उसकी, है ना, उसको प्रिजर्व करके रखे हों। तो इंडियन सिटीज़ में कौन कौन से आता है, श्रीनगर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की कैटेगरी में डाला गया है, मुंबई को फिल्म सिटी में डाला गया है, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में डाला गया है, चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक डिक्लेयर किया गया था, जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स में डाला गया और वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक की कैटेगरी में डाला गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सारे क्या हैं, ये क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के पार्ट हैं यूनेस्को के, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं आयुष्मान सहकार स्कीम के बारे में। तो आयुष्मान सहकार स्कीम किसने लॉन्च करी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। तो ये किसकी स्कीम है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम। क्या करेगी, ये बेसिकली कोऑपरेटिव्स को असिस्ट करेगी, किस चीज़ में असिस्ट करेगी कोऑपरेटिव्स को, ताकि वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बना पाएँ कंट्री में। टू सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन प्रोवाइडिंग इनएक्सपेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर थ्रू हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए कोऑपरेटिव्स को इसमें हेल्प किया जाएगा, है ना। टू सपोर्ट कोऑपरेटिव ग्रुप्स इन प्रमोटिंग आयुष फैसिलिटीज़, कोऑपरेटिव्स को हम सपोर्ट करेंगे ताकि वो आयुष फैसिलिटीज़ को प्रमोट कर पाएँ, है ना। हेल्प करेंगे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की इन अचीविंग द नेशनल हेल्थ पॉलिसी के जो गोल्स हैं, जो सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी रोल आउट करी है उसके जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हेल्प करेंगे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन हम इंश्योर करेंगे कोऑपरेटिव ग्रुप्स का, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम सपोर्ट करेंगे इन प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, जिसमें एजुकेशन आता है, सर्विसेज आती हैं, इंश्योरेंस आता है और बाकी रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो ये ध्यान रखना कि ये आयुष्मान सहकार स्कीम है किसके लिए, कोऑपरेटिव्स के लिए, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च करी है, सॉरी, है ना। और क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है। एंड ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए है, कोऑपरेटिव्स को हम हेल्प करेंगे ताकि वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ कर पाएँ कंट्री में, ठीक है। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें एक एनसीडीसी आयुष्मान सहकार फंड है। एनसीडीसी क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का फंड है ये, जो 10,000 करोड़ का बेसिकली इसमें फ़ंड आएगा, जिसके थ्रू कोऑपरेटिव्स को हेल्प किया जाएगा आगे आने वाले साल में, लोन के फॉर्म में बेसिकली ये पैसा दिया जाएगा। जो स्कीम है ये अलाइन करेगी अपने आप को नेशनल हेल्थ पॉलिसी के जो भी फोकस है उससे, कवरिंग द एंटायर हेल्थ सिस्टम्स एंड ऑल देयर डायमेंशंस। इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 1% का टू वुमेन मेजॉरिटी कोऑपरेटिव्स। तो ये ध्यान रखना कि जो जितने भी ऐसे कोऑपरेटिव्स हैं जिसमें वुमेन मेजॉरिटी में हैं वो उनको 1% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। लोन पीरियड की बात करें तो वो 8 साल का है और 1 से 2 साल का मोरेटोरियम है, ठीक है।
न्यू स्कीम होप्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग मेडिकल ग्रेजुएट्स हु आर विलिंग टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव एंड सर्व इन रूरल एरियाज़। तो ऐसे मेडिकल कोऑपरेटिव जो एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करना चाहते हैं और रूरल एरियाज़ में बेसिकली दे वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, तो वहाँ पे उनके लिए ये स्कीम बेनिफिशियल होगी। करेक्ट। उसके बाद आगे बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के बारे में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ वन हॉर्न राइनोसोरस जो है, वन हॉर्न राइनोसोरस की पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिला है। इसका स्टेटस क्या है? आईयूसीएन वल्नरेबल। वन हॉर्न राइनोसोरस का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, है ना। बाकी सब तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं और तो कुछ है नहीं इसमें बताने लायक। काजीरंगा के बारे में आपको पता है कि भाई ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। यहाँ पे आपको गैंजेस डॉल्फिन मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा। लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलती है यहाँ पे इंडियन राइनोज की, है ना। इट्स फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स आर होम टू वन इंडियन वन हॉर्न राइनोज, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स। तो यहाँ पे ये सब मिलता है, ये सब तो हमको पता ही है ना। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है वन हॉर्न राइनोसोरस की। अब आप मेरे को कमेंट करके ये बताओगे कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी वन हॉर्न राइनोसोरस की कौन से नेशनल पार्क में है? ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी वन हॉर्न राइनोसोरस की किस नेशनल पार्क में है। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट एनिमल डिसीज़ फ्री जोन। तो क्या है ये एनिमल डिसीज़ फ्री जोन? तो बेसिकली ये ऐसी जोन होगी जहाँ पे हम एनिमल्स में कोई भी डिसीज़ नहीं होने देंगे बेसिकली, है ना। इससे क्या होगा? इससे बेसिकली हमारा एक्सपोर्ट बूस्टअप होंगे, तो जो भी वैल्यू एडेड मीट प्रोडक्ट्स हैं उसके एक्सपोर्ट को बूस्टअप होंगे। जब कोई डिसीज़ नहीं आएगी तो उनके एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, है ना। अब इसमें एक मेथड आता है दैट इज़ कॉल्ड जोनिंग। तो जोनिंग क्या है? जोनिंग ऐसे पूछ लिया जाए, व्हाट जोनिंग समटाइम्स रेफर्ड इन न्यूज़, समटाइम मेंशनड इन न्यूज़ रेफर्स टू। तो क्या है जोनिंग? जोनिंग एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जिससे हम प्रोग्रेसिव कंट्रोल और इरेडिकेशन करते हैं एनिमल डिसीज़ का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो एनिमल डिसीज़ होती हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं और इरेडिकेट करते हैं, एंड फॉर प्रोवाइडिंग गारंटीज़ फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम क्या गारंटीज़ प्रोवाइड करते हैं इसमें। ठीक है। एनिमल डिसीज़ फ्री जोन जो है, इट इज़ वन इन विच द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इन्फेक्शन in an animal population has been demonstrated in accordance with the relevant requirements। तो इसमें बेसिकली ऐसी जोन्स होती हैं, फ्री नाम में ही देखो ना, डिसीज़ फ्री जोन है। डिसीज़ फ्री जोन मतलब ऐसी जोन जहाँ पे एनिमल्स को कोई डिसीज़ नहीं होगी, है ना। दैट इज़ कॉल्ड डिसीज़ फ्री जोन। तो बस इतना सिंपल है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका? फ्रोजन और बोविन मीट का। तो ये ध्यान रखना, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका? फ्रोजन और बोविन मीट का। हैंस देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट रीजन स्पेसिफिक एनिमल डिसीज़ फ्री जोन्स इन द कंट्री। तो हर रीजन में एक क्या होना चाहिए? डिसीज़ फ्री जोन होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अब अगला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तो आपने सुना होगा, आपने श्रिंकफ्लेशन नहीं सुना। ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इन्फ्लेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मतलब जब कोई चीज़ बढ़ जाती है ना, जैसे बैलून इन्फ्लेट करते हो आप, मतलब हवा डाल के इन्फ्लेट करते हो ना, तो बैलून का साइज़ बढ़ जाता है। वैसे ही इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब जो चीज़ें वो महंगी हो जाए, मतलब कॉस्टली हो जाए, उनका प्राइस बढ़ जाए, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। मतलब प्राइस इन्फ्लेट हो गया। तो श्रिंकफ्लेशन का क्या मतलब होगा? श्रिंकफ्लेशन का क्या मतलब हो सकता है? कोई चीज़ श्रिंक हो रही है ना, श्रिंकफ्लेशन। तो क्या प्राइस श्रिंक होगा? नहीं, प्राइस श्रिंक नहीं होगा, जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो श्रिंक हो जाएगी। क्या मतलब है? आप बोलोगे ये क्या मतलब है? तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्वांटिटी श्रिंक होने की वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है। कैसे, क्या मतलब है? जैसे मान लो पहले डेयरी मिल्क का चॉकलेट आप लेने चाहते थे, है ना। तो डेयरी मिल्क का चॉकलेट मान लो पहले 10 रुपये का था, है ना। पर वो 10 रुपये में, लेट्स से, एक मिनट, मान लो ये 10 रुपये का था, है ना। पर वो 10 रुपये में आपको 100 ग्राम चॉकलेट मिलती थी। ये जो चॉकलेट रहती थी डेयरी मिल्क की, दैट वॉज 100 ग्राम्स। बट अब क्या हुआ? अब प्राइस तो वही है, प्राइस तो 10 रुपये ही है डेयरी मिल्क की चॉकलेट का, बट अब जो इसका वेट है वो लेट से अब हो गया 70 ग्राम। पहले 100 ग्राम हुआ करता था, पहले आपको ज़्यादा चॉकलेट मिलती थी 100 रुपये में, अब क्या हो रहा है? अब कम चॉकलेट मिल रही है। तो ब्रांड्स क्या करते हैं? ब्रांड्स प्राइस को चेंज नहीं करते, क्योंकि प्राइस बहुत सेंसिटिव है। आप प्राइस को 10 से 12 करोगे तो कस्टमर जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, मतलब ब्रांड्स क्या करते हैं, ब्रांड अपने जो प्रोडक्ट है उसके साइज़ को रिड्यूस कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। क्यों श्रिंकफ्लेशन बोल रहे हैं? क्योंकि जो साइज़ है प्रोडक्ट का वो रिड्यूस हो रहा है, जैसे ये चॉकलेट में। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देख लो, नहीं चॉकलेट में। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का साइज़ होता है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रहता है जितना पहले था। ठीक है, भले ही हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ गया हो उसको बनाने का। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो श्रिंकफ्लेशन इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज़, श्रिंक करना साइज़ मतलब रिड्यूस करना साइज़ ऑफ अ प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हिडन इन्फ्लेशन, है ना। ये क्या होता है? ये एक हिडन इन्फ्लेशन होता है। श्रिंकफ्लेशन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज पैकेज डाउनसाइजिंग इन बिजनेस एंड एकेडमिक रिसर्च। ठीक है,
तो इसमें क्या करते हैं हम डाउन साइज करते हैं, मतलब जो साइज़ है हमारा उसको हम डिक्रीज़ करते हैं, समझ में आ रहा है, साइज़ को हम डिक्रीज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ ब्रिक्स? तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स स्टैंड फॉर, इसमें क्या क्या आता है, ब्राज़ील आता है, रशिया आता है, इंडिया आता है ना, चाइना आता है और साउथ अफ्रीका आता है। तो पहले ये ब्रिक था, 2010 में साउथ अफ्रीका को भी ऐड किया गया। ये बनी कब थी? ये बनी थी 2009 में। कब बनी थी? 2009 में बनी थी। साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था 2010 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, दे टुगेदर रिप्रेजेंट 42% ऑफ द पॉपुलेशन, 23% ऑफ द जीडीपी, 30% ऑफ द टेरिटरी एंड 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो ये जो ब्रिक्स के नेशंस हैं वो इतना सब सपोर्ट करते हैं। ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स नेशन फोर्टलेजा की जो समिट हुई थी ब्राज़ील में 2014 में, उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन हुआ था। तो एनडीबी को किसने बनाया है? एनडीबी को बनाया है किसने? ब्रिक्स ने। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एनडीबी का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें थोड़ी याद रखना कि जो एनडीबी के हेडक्वार्टर्स है न्यू डेवलपमेंट बैंक के, वो कहाँ पर है? वो है शंघाई, चाइना में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ब्रिक्स की जो 2014 में समिट हुई थी उसके थ्रू ही हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया है। ठीक है, दे ऑल्सो साइन द ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। क्या है ये कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट? CRA, इसमें बेसिकली मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प करेंगे अगर उनमें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो लिक्विडिटी सपोर्ट देंगे बेसिकली ये लोग बाकी कंट्रीज़ अपने मेंबर कंट्रीज़ को। दैट इज़ कॉल्ड कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। समझ में आया? दैट इज़ कॉल्ड कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। उसके बाद आगे बात करते हैं बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये तो फुल फॉर्म है इसका, बट कोइंसिडेंटली जो इसमें ग्रुप में कंट्रीज आती हैं उसका भी शॉर्ट फॉर्म बिम्स्टेक ही है। कैसे? देखो, B इज़ फॉर बांग्लादेश, I इज़ फॉर इंडिया, M इज़ फॉर म्यांमार, S इज़ फॉर श्रीलंका, T इज़ फॉर थाईलैंड। अब बस बिम्स्ट तो है, बाकी जो EC है इसकी जगह क्या है? इसकी जगह नेपाल है और भूटान है। तो आप अगर आपको कंट्रीज़ याद करनी तो आप ऐसे याद कर सकते हो बिम्स्टेक की कि जो पहले के शुरुआत के 4 वर्ड्स हैं वो कंट्रीज़ ही रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। बाकी 2 कौन सी हैं? बाकी 2 नेपाल और भूटान है। ठीक है, तो ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ये मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि बे ऑफ बंगाल के एडजेसेंट, मतलब जितने भी ऐसे स्टेट्स हैं जो बे ऑफ बंगाल के एडजेसेंट हैं वो इसके मेंबर्स हैं। 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। 7 मेंबर स्टेट्स हैं, कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, मैंने बता दिया, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। सेक्रेटेरिएट कहाँ है? सेक्रेटेरिएट इसका है ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ है सेक्रेटेरिएट? कहाँ है सेक्रेटेरिएट? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, इट इज़ अ होम टू 1.5 बिलियन पीपल, जो 22% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और इनका GDP कितना है कंबाइंड? दैट इज़ $2.7 ट्रिलियन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आप मीन्स में कोट कर सकते हो अगर बिम्स्टेक के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो। BIMSTEC member states have been able to sustain an average 6.5% economic growth trajectory despite the global financial meltdown। तो जो BIMSTEC के जो मेंबर्स हैं उन्होंने 6.5% का इकोनॉमिक ग्रोथ कैटेगरी में रजिस्टर किया है। समझ में आ गया? अब लास्ट आर्टिकल देखते हैं, दैट इज़ अबाउट PM किसान। PM किसान का फुल फॉर्म क्या है? किसान सम्मान निधि, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे किसको? फार्मर्स को। तो इसमें 6,000 रुपये मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स में इसको दिया जाता है ना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ध्यान रखना किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के अंदर आती है। इसमें हम इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको? फार्मर्स को। ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है कि कौन सी लैंड होल्डिंग्स के लिए मिल सकती है? पहले था, पहले 2 हेक्टेयर तक का लैंड रेस्ट्रिक्शन था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो लैंड रेस्ट्रिक्शन है उसको हटा दिया, कितनी भी लैंड हो वो, कितनी भी लैंड के फार्मर्स हो वो इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, फंड्स आर इमीडिएटली सेंड इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ क्वालिफाइंग फार्मर्स। तो ये ध्यान रखना, स्टेट्स एंड UT एडमिनिस्ट्रेशन आर इन चार्ज ऑफ आइडेंटिफाइंग द रेसिपेंट फार्मिंग हाउस होल्ड्स। ठीक है, स्टेट और जो UT एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेनिफिशियरीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, KCC जो है किसान क्रेडिट कार्ड्स, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे टू ऑल PM किसान रेसिपेंट सो दैट फार्मर्स में गेट चीप बैंक लोन्स। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे? जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आप ध्यान रखना इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, अभी हमने क्या मार्च के करंट अफेयर्स को कर दिया ख़त्म। ठीक है, जैसे ही अप्रैल ख़त्म होगा फिर हम अप्रैल के भी करंट अफेयर्स को एक बार कर लेंगे, है ना। मई ख़त्म होगा, मई के भी कर लेंगे। तो इस टाइप से हम चीज़ें करते रहेंगे। मई के तो खैर अब क्या ही करेंगे, आपको 5 जून का पेपर ही है ना। कोशिश करेंगे होने की, बट मुश्किल है। तो 5 जून को तो आपका पेपर ही है, तो मई के हम थोड़े रहने दे देंगे। 1 महीने पहले के पढ़ना वैसे ज़रूरी भी नहीं होता है। तो हम अब क्या करेंगे, हम बस अगले महीने का बचा है, बाकी सब तो कंप्लीट हो चुका है ना।
शॉर्ट में ही हम सब कंप्लीट कर ले रहे हैं, है ना। चलो बाकी लेक्चर्स के लिए यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अब कुछ और वीडियोस लेके आएंगे नए, है ना। आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या आप हमारे किस चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, हम वो वीडियोस भी बना के आपके लिए डाल सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।